थैंक यू कनक जी। सो मेरा नाम विकास है, मैक्सिमम लोग मुझे यहाँ जानते हैं, बाकी जो लोग नहीं जानते उनको थोड़ा इंट्रोडक्शन देता हूँ। मेरा नाम विकास अग्रवाल है और मैं जब मेरा करियर मैंने स्टार्ट किया तो एज एन एएमसी का स्टार्ट किया था। तो मेरी पहली जॉब कोटक थी, कोटक म्यूचुअल फंड। उसके बाद मैं जेएम फाइनेंशियल में आया और देन उसके बाद ऑलमोस्ट 8 साल कॉर्पोरेट की जॉब करने के बाद में लगा कि पिछले 8 साल से मैं एक ही काम कर रहा हूँ, वही नॉर्मल अपने प्रोडक्ट को बताना कि बेचना है आपको, क्या करना है क्या नहीं करना, कुछ नया नहीं करें, कुछ एक्साइटिंग नहीं करें। कुछ एक्साइटिंग करने के लिए आपको टेबल के उस तरफ हमें लगता था ऐसा कि जाना पड़ेगा। तो उसके लिए 2010 में हम लोगों ने कंपनी स्टार्ट की। मैं, मेरे साथ में मेरे पार्टनर है हेमंत बेनीवाल। तो हेमंत जी और हम दोनों एक साथ ही कंपनी में थे जेएम फाइनेंशियल के अंदर। और देन ही स्टार्टेड आर्क फर्स्ट, आर्क फाइनेंशियल प्लानर, और उसका मैंने उनको ज्वाइन किया था। सो डे वन से हमारा जो जर्नी था वो यही था कि हमें एज एन डिस्ट्रीब्यूटर ठीक है काम करना है, लेकिन वी वांटेड टू बी ए फाइनेंशियल एडवाइजर, फाइनेंशियल प्लानर फर्स्ट। लोगों को पढ़ना है, उनसे मिलना है, उनकी समस्याओं को समझना है, उसके हिसाब से उनके साथ काम करना है कि क्या चाहते हैं। क्योंकि देखिए 2 चीज़ें होती है लाइफ के अंदर, जैसे कि अभी रोहित भैया ने बहुत अच्छी बात बोली कि हॉर्मोज कब खुलेगा, वैभव सूर्यवंशी ने कितने रन बनाए, ये क्या हुआ। हम उन चीज़ों पर ज़्यादा फोकस करते हैं जो चीज़ हमारे कंट्रोल में नहीं। वो रन नहीं बनाएगा, मैं उसके बारे में डिस्कस करूंगा, अगले मैच में रन मेरे डिस्कशन से नहीं बनेंगे। इंपॉर्टेंट क्या है, हमारी लाइफ के गोल्स जिन पे हमारा कंट्रोल है। हमारी लाइफ किस तरह से चल रही है उस पर हमारा कंट्रोल है। मेरे बच्चे की शादी के लिए कितना पैसा चाहिए उस पर मेरा कंट्रोल है। मेरा रिटायरमेंट कब होगा उस पर मेरा कंट्रोल है। हमें इन चीज़ों के बारे में पहले बात करनी है। तो जो आइडिया था स्टार्टिंग विद आर्क वो यही था कि हम फाइनेंशियल प्लानर बनेंगे, लोगों के पोर्टफोलियोज के ऊपर काम करेंगे, उनकी फाइनेंशियल जर्नी के बारे में बात करेंगे। वहीं से हम लोगों ने 2010 में स्टार्ट किया था। और उसके पहले मैं एक बात बोलना चाहता हूँ, क्योंकि हम सभी लोग यहाँ पे आईएफए हैं। आईएफए का मतलब होता है इंडिविजुअल फाइनेंशियल एडवाइजर, जिसको अब हम एमएफडी बोलते हैं, ठीक है। तो आईएफए में हमेशा होता है कि हम इंडिविजुअली सारा का सारा काम करना चाहते हैं कि मुझे खुद करना। लेकिन व्हाट वी बिलीव इज, जो हमने स्टार्टिंग से किया था, इफ गिवन अ चांस कि मुझे चूज करना पड़े अ पर्सन बिटवीन द प्रोसेस, तो आई वुड रादर चूज पर्सन फर्स्ट, क्योंकि लोग ही होते हैं जो प्रोसेसेस बनाते हैं। तो डे वन से हमारा फोकस था वी हैव टू प्रिपेयर अ टीम, और वही लोग हैं जो सक्सेस स्टोरीज को लेकर के जाते हैं। तो अगर आप लोगों ने टाइटन स्टोरी करके एक अभी एक नई सीरीज आई थी उसके बारे में देखा होगा। सो टाइटन कहाँ से बड़ा बना, एक आइडिया कहाँ से आया जेआरडी टाटा के दिमाग में, और वहां से उन्होंने कहाँ उसको टाइटन को एक बड़ी कंपनी बनाया। उसके पीछे एक टीम थी, वो टीम ही उसको आगे लेकर के गई थी। तो वही चीज हम लेकर के जाते हैं कि हमने डे वन से एक टीम को बिल्डअप किया, जहां से आपकी सक्सेस स्टोरी की बात करते हैं। सक्सेस क्या है मेरे लिए, सक्सेस स्टोरी, अभी राजेश जी से बात कर रहे थे भारत, और राजेश जी ने बोला कि सक्सेस स्टोरी का मतलब होता है अपने इंडस्ट्री में कितना एम ज्यादा है वो सक्सेस है। बट ये भी एक सही पैरामीटर है सक्सेस की स्टोरी का, लेकिन दूसरा सक्सेस का पैरामीटर ये होता है कि मेरे लिए सक्सेस पैरामीटर क्या है, जो लोग मेरे साथ काम कर रहे हैं उन लोगों के फाइनेंशियल फ्रीडम है, उन लोगों को जॉब मिली है, उन लोगों की फाइनेंशियली साउंड हुए हैं, और जो मेरे क्लाइंट्स हैं उनके गोल्स पूरे हुए हैं, उनके साथ में मैंने काम किया है। तो वो इंपॉर्टेंट है मेरे लिए सक्सेस का पैरामीटर। तो आज हमने, जैसे मैंने बोला 2010 में हमने स्टार्ट किया था। सच बताऊं, पहले 1 साल हालत बहुत खराब थी, क्योंकि हम दोनों ही एक रिस्पेक्टेबल जॉब से आए थे, एक अच्छे पैसे कमाते थे, अच्छी खासी सैलरी थी हमारी, और हमें आदत लग चुकी थी 28 तारीख को पैसा क्रेडिट होने की अकाउंट के अंदर, जो नॉर्मली सभी सैलरी वालों को होती है। पहले 1 साल के अंदर जैसे रोहित भैया ने बोला, जैसे कि बोला पैम्पलेट बांटे, हम लोगों ने भी ऐसा काम किया। हम थोड़ा डिजिटली ज्यादा थे, हम लोगों ने अपना एक ब्लॉग स्टार्ट किया, दी फाइनेंशियल लिटरेट, TFL करके हमारा ब्लॉग हुआ करता था। That was the only source to get the client। ये वो जमाना था जब लोग 800-1000 वर्ड्स के आर्टिकल पढ़ा करते थे। तो लोग आर्टिकल पढ़ते थे हमारे, उस पढ़ करके हमारे पास क्वेरीज आती थी, और वहां से हमारे क्लाइंट कन्वर्ट होते थे। पर पहले 1 साल में धीरे धीरे करके वो पीपीटी, जैसे भी कनक जी ने बोला कि पीपीटी वो सिर्फ नंबर बताने के लिए होती है। तो 2010 से लेकर के 2014 तक 4 साल में हमने पहले 100 क्लाइंट बनाए, लेकिन पहले 100 करोड़ हमारे 2018 में जाके पूरे। तो आपको, और 2018 में जो आपके 100 करोड़ हुए, जो कंपाउंडिंग की बात करते हैं वो, और आज जो हमें ऑलमोस्ट 1000 करोड़ वी आर मैनेजिंग ओवरऑल एसेट ऑफ द इंडस्ट्री। सो फ्रॉम 18 टू 2026 पहले 8 साल में आपके पास सिर्फ 100 करोड़ थे, उसके अगले 8 साल में आपके पास में 1000 करोड़। तो दिस इज कॉल्ड द पावर ऑफ कंपाउंडिंग। और वो एक तरफ से नहीं आती, वहां पर आपका वो डिटर्मिनेशन, वो कमिटमेंट, वो सभी कुछ आता है। तो इस पूरी जर्नी में पहले 1 साल बहुत बुरी हालत थी,
हर महीने क्लाइंट हिंटिंग हो जाते थे, क्लाइंट नहीं आते थे, चीजें समझ नहीं आती थी, कैसा होगा क्या नहीं होगा। पर लेकिन एक चीज पूरी थी कि टीम थी प्रॉपर, उस पर काम किया, एक प्रोसेस बना रखी थी, क्लाइंट ऑनबोर्ड होते थे और उनके साथ हम काम करते थे। और सिंपल फोकस एक ही था कि हमें सिर्फ और सिर्फ क्लाइंट की फाइनेंशियल फ्रीडम के बारे में बात करना है, उनके गोल्स के बारे में बात करना है, उसके अलावा किसी चीज के बारे में बात नहीं करनी है। और वही चीजें आगे लेकर गई। कभी कोई नए प्रोडक्ट्स के ऊपर काम नहीं किया कि अभी मैं इंश्योरेंस बेच लेता हूँ, या मैं अभी पीएमएस बेच लेता हूँ, या मैं अभी एआई बेच लेता हूँ। जो करना है एक बेसिक मॉडल पे काम करना है, उसी के हिसाब से हम लोगों ने धीरे धीरे करके अपना काम आगे किया। और आज हम लोग यहाँ पर मतलब हम अपने आप में बोल सकते हैं सक्सेस की बात करते हैं, वी आर द मोस्ट सक्सेसफुल एडवाइजर, और हमने उस मॉडल पर काम किया। कमिंग बैक टू द क्लाइंट स्टोरी की जो हम बात करते हैं, क्लाइंट स्टोरी में मेरे पास एक ऐसी स्टोरी है जिसके लिए अभी जो आज सुबह हम लोगों ने असेट एलोकेशन का मॉडल का गेम खेला था, ठीक है, तो इट्स मोर ऑन द टेक्निकल फ्रंट, ठीक है, कि कहाँ पे क्या है। तो उस स्टोरी में कई बार आप विलेन भी बन सकते हो और कई बार हीरो भी बनते हो। तो स्टोरी ऐसी है कि 2014 में एक बैंगलोर में एक क्लाइंट आई हमारे पास में, शी वॉज विडो। 1 साल पहले ही उनके हस्बैंड एक्सपायर हुए थे। बहुत ज्यादा उस इनिशियली पैसे नहीं थे, 55 लाख, मुझे याद है अच्छी तरह से, 55 लाख रुपए का उनका एक कॉर्पस था। और बहुत डरी हुई थी कि विकास मेरी छोटी बच्ची है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, क्या करूं, यही पैसे मेरे पास में और क्या कर सकते हैं उसमें। इक्विटी का अक्कड़ वक्कड़ कुछ नहीं पता था, इक्विटी क्या होती है कुछ समझ नहीं आता था उनको, ठीक है। तो हम लोगों ने उनसे बात की, उनका पोर्टफोलियो बनाया। वी हैव स्टार्टेड विद 20% इक्विटी। सो एंड शी वाज यंग, शी वाज ऑलमोस्ट 38 इयर्स एट दैट टाइम। हमने कहा 20-25% इक्विटी के साथ हम स्टार्ट करते हैं धीरे धीरे करके, क्योंकि आपको कुछ समझ नहीं आता, धीरे धीरे करके हम आपका पोर्टफोलियो, क्योंकि यहाँ पर जर्नी बहुत लंबी थी। उसके बाद में उनके 3-4-5 साल उनके साथ काम किया, धीरे धीरे चलता रहा। फिर उनके पास कुछ उनके हस्बैंड के इंश्योरेंस का कुछ पैसा आया, पोर्टफोलियो साइज बढ़ता चला गया। एंड अभी 25% इक्विटी से उनका पोर्टफोलियो स्टार्ट करके आज अगर उनका पोर्टफोलियो की मैं बात करता हूँ, सो करेंटली इट्स ऑलमोस्ट 12 इयर्स, और आज उनके पोर्टफोलियो में 60% इक्विटी है। ये मैं टेक्निकली इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि हम उसको अदर वे उसको रिलेट करेंगे। अब अगर फाइनेंशियल टर्म में देखा जाए, एसेट एलोकेशन मॉडल से देखा जाए, तो कोई भी आकर के ये कमेंट कर सकता है कि किस बेवकूफ एडवाइजर के साथ में आपने काम किया कि आपकी लाइफ के यंग एज में तो उसने आपका इक्विटी एलोकेशन 20% रखा और आप 12 साल के बाद में बढ़ा करके उनको 60% पे लेकर के आए। भाई इंडिया ग्रोथ स्टोरी की जो बात करते हो, 12 साल में मार्केट तो कहां से कहां चला गया, पैसा तो कितना हो सकता था। ये हो गया टेक्निकल। लेकिन अगर आप उस इन्वेस्टर की मेंटल स्टेट को समझोगे, उसकी रिक्वायरमेंट को समझोगे, क्योंकि 2021-22 में शी गॉट रीमैरिड, पैसे आ गए उनके पास में, स्टेबल हस्बैंड थी, उनकी स्टेबल जॉब थी, पैसा था अच्छा खासा उनके पास में, उनके हस्बैंड के इंश्योरेंस का पैसा भी आया। नाउ द रिक्वायरमेंट हैज चेंज्ड, शी इज नो लॉन्गर डिपेंडिंग अपॉन द मनी विच शी वाज कैरिंग अर्लियर। आज उनके पास जो पैसा है वो उस पर आराम से रिस्क ले सकती है। क्यों? क्योंकि उनके पास एक स्टेबिलिटी है। तो इसलिए आज उनके पोर्टफोलियो को जब डिस्कशन किया, उनको अब फिर पिछले 8 साल में उनको थोड़ी नॉलेज हुई, समझ भी आया कि इक्विटी किस तरह काम करती है, मार्केट किस तरह बिहेव करता है, वो फाइनेंशियल नॉलेज भी आई। तो आज उस कंडीशन में आकर के वो डिसीजन लेने के लायक है, उनको चीजें समझ सकते हैं, तो आज उनके पोर्टफोलियो के अंदर इक्विटी एलोकेशन बढ़ गया। सो ये, और नाउ शी इज हैप्पी कि ठीक है, जो था वो था, वो मैंने खुल करके ये बात उनको बोली भी एक बार कि स्मिता दिस इज द स्टोरी, और हो सकता है कोई भी आकर के किसी तरह कमेंट करे, बट दिस इज व्हाट आई फेल्ट कि ऐसा जब होना चाहिए तो ऐसा तब होना चाहिए। तो दिस इज ऑल अबाउट द टाइम कि आपने किस टाइम पे क्या डिसीजन लिया था। इट्स नॉट अबाउट कि टेक्निकल टर्म के ऊपर कोई भी आके कमेंट करता है कि भाई आप जो हम नॉर्मली लोगों से बात करते हैं 100 माइनस एज कैन बी योर एसेट एलोकेशन, इतना इक्विटी होना चाहिए, बट दिस इज एक्चुअली नॉट ट्रू। दिस इज कंप्लीटली ऑन द कंडीशनल बेसिस, किस कंडीशन में क्या करना है। वो दैट इज द रीजन कि फाइनेंशियल एडवाइजर का जो रोल है, जो आज हम बात करते हैं कि जो मार्केट की टोन है, मार्केट जहां जा रहा है कि फिनटेक आ रहे हैं या इतने सारे प्लेटफॉर्म्स आ रहे हैं जहां पर आप डीआईआई भी इन्वेस्ट करते हो, लेकिन उन डीआईआई को, उन फिनटेक्स को ये नहीं पता कि क्लाइंट की बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है, उसका इमोशनल एस्पेक्ट कैसे करना है, उसको माइंडसेट को कैसे रीड करना है। इसलिए यहाँ पर आपकी जरूरत पड़ती है कि आप एक अच्छे एडवाइजर हो, आप अच्छी तरह काम करना जानते हो, अपने एथिक्स को फॉलो करते हो, तो आपके लिए मार्केट हमेशा के लिए बहुत तो हमारी फिलॉसफी ये है कि इसी मॉडल का आपको काम करना चाहिए और मार्केट बहुत बड़ा है। दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड।